लकी को जब विजया के बारे में पता चला तो वो बिना देर किए उन लड़कों को अपने साथ लेकर विजया के कमरे पर जाने के लिए रवाना हो गया। जब वो रास्ते में चल ही रहा था कि तभी उसे जय का फोन आया और उसने कहा कि वो विजया को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले आए। ये बात सुनते ही लकी भावुक हो गया और तेजी से गाड़ी चलाने लगा। वो कुछ देर के बाद विजया के कमरे पर पहुंच चुके थे, लेकिन विजया अपने कमरे में नहीं थी। जब वो लोग उसे ढूंढते हुए अंदर गए तो लकी को उसकी चप्पल नजर आई। वो समझ गया था कि विजया को किडनैप कर लिया गया है। लकी इससे आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही गज्जू वहां आ गया और वो लकी को अपने साथ पकौड़े खाने के लिए ले गया। लकी गज्जू के घर तो आ गया था, लेकिन उसे बस यही चिंता खाए जा रही थी कि आखिर वो लोग विजया को लेकर कहां गए थे। क्या बात है डॉक्टर साहब, पकौड़े अच्छे नहीं लग रहे क्या? गज्जू ने लकी से पूछा। वो देख पा रहा था कि लकी का ध्यान खाने में जरा भी नहीं था। वो पूरे टाइम पता नहीं कहां देख रहा था। डॉक्टर साहब, पकौड़े अच्छे नहीं बने क्या? क्या बात है, मिर्ची ज्यादा है या नमक कम है? क्यों गुड़िया, तूने पहले चख कर नहीं देखे थे क्या? शांता ने गुड़िया की तरफ देखते हुए पूछा। मैंने तो चखे थे, मुझे तो मसाला ठीक ही लगा था। पता नहीं, शायद डॉक्टर साहब कम। अरे नहीं, वो तो मैं अपने क्लिनिक के बारे में कुछ सोच रहा था इसलिए, लेकिन सच में पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे पकौड़े नहीं खाए हैं, लकी ने कहा और गुड़िया और शांता को देखकर मुस्कुराने लगा। शांता को भी लकी के मुंह से ये बात सुनकर शांति मिल गई थी, लेकिन गज्जू को लकी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्लिनिक की ज्यादा चिंता हो रही है क्या? अगर आप चाहें तो आज निकल भी सकते हैं, रास्ता अच्छा है, आप 1 घंटे में वापस क्लिनिक पहुंच जाएंगे। वैसे भी गांव का बुखार तो कल सुबह होने से पहले ही उतर जाएगा, गज्जू ने कहा। नहीं नहीं, अभी मुझे जाने की इतनी जल्दी भी नहीं है। वहां पर मेरे पीछे काम संभालने के लिए वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, पर डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है, आपके बिना वहां का काम कैसे चल सकता है? फिर यहाँ आपको रात रुकने में भी परेशानी आ सकती है, मच्छर बहुत है ना। अब हमारा खून पी पी कर तो ये बोर हो गए हैं, लेकिन आप तो नए हैं, आपका इतना खून पिएंगे कि सुबह तक साफ कर देंगे, गज्जू ने कहा। उसकी चिंता मत कर गज्जू, मैंने डॉक्टर साहब के कमरे में अलग से मच्छरदानी लगा दी है और मच्छर मारने की अगरबत्ती भी जलाई हूँ। डॉक्टर साहब, आप आराम से रात रुकिए और कल सुबह हमारे यहाँ का बलि का प्रोग्राम देख कर ही जाइए। आपके शहरों में तो बलि का प्रोग्राम होता ही नहीं होगा, वहां तो नियम कायदे बहुत ज्यादा है ना। हमारे यहाँ बहुत जोर शोर से बलि का कार्यक्रम होता है, पूरा गांव सुबह सुबह आ जाता है, बलि होती है, फिर सब नदी में नहाते हैं और आखिर में मंदिर में पाठ करने के बाद सब लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। बड़ा मजा आता है, शांता ने कहा। वो जिस खुशी के साथ इस पूरी प्रक्रिया का बयान कर रही थी, लकी को अंदर से उतनी ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए था। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था और उसे विजया को बलि पर ले जाने से पहले ही छुड़वा कर लाना जरूरी था। ऐसे में लकी ने बड़ी हिम्मत करते हुए शांता से पूछा, वैसे आपके यहाँ बलि से पहले बलि चढ़ने वाले को रखा कहाँ जाता है? नहीं, मेरा मतलब है कि उसे मंदिर में ही रखते हैं या फिर उसे घर से उठाया जाता है और वहां से उसे ढोल बाजों के साथ बलि के लिए ले जाते हैं? क्या होता है, पूरा प्रोसेस क्या है? जैसे ही लकी ने यह सवाल किया तो गज्जू और शांता लकी को घूरते हुए देखने लगे। लकी को उनकी आंखें देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहते थे। इतने में उसने हल्का सा गुड़िया की आंखों में देखा तो उसे समझ में आ गया कि उसने एक गलत सवाल कर लिया था, पर अब तो तीर कमान से निकल चुका था और वो वापस नहीं जा सकता था, इसलिए लकी उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। शांता और गज्जू ने एक दूसरे को देखा और फिर खाने में व्यस्त हो गए। लकी समझ गया था कि अब वो आगे कुछ नहीं कहने वाले थे। विजया कहाँ थी इसका पता उसे खुद ही लगाना था, इसलिए वो भी चुपचाप खाना खाने लगा था। थोड़ी देर के बाद लकी अपने कमरे में सोने के लिए जा चुका था। उसने देखा कि गज्जू ने पूरे घर को ताला लगा दिया था और चाबी खुद अपने साथ अपनी जेब में लेकर चला गया था। सुबह 4 बजे उठ जाना डॉक्टर साहब, जल्दी चलेंगे, गज्जू ने जाते जाते लकी के कमरे की तरफ देखते हुए कहा। लकी ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया।
गज्जू ने लाइट बंद की और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। लेकिन इधर लकी को नींद नहीं आ रही थी। उसने देखा कि घड़ी में 10 बज चुके थे और उसके पास सिर्फ 6 घंटे बाकी रह गए थे। सिर्फ 6 घंटे में उसे विजया के बारे में पता लगाना था, लेकिन उसकी मदद के लिए उसके पास कोई सुराग नहीं था। लकी करवट पर करवट बदलता जा रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए था। जब 1 घंटे तक उसे नींद नहीं आई और बार बार जय और विजया का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, तो लकी से रहा नहीं गया और वो अपने बिस्तर से खड़ा हो गया। वो तुरंत इस घर से बाहर निकल जाना चाहता था। ऐसे में वो बिस्तर से उठा और धीरे से कमरे से बाहर आ गया। उसे बाहर आते ही खर्राटों की आवाज सुनाई देनी शुरू हो गई थी। वो समझ गया था कि गज्जू, शांता और गुड़िया को नींद लग चुकी थी। ऐसे में लकी धीरे धीरे बहुत ही हल्के हल्के पैरों से बाहर आने लगा और सीधा रसोई की तरफ बढ़ने लगा। उसे प्यास लग रही थी। जाने से पहले वो आखिरी बार पानी पी लेना चाहता था। लकी रसोई में गया और वहां अंधेरे में मटका ढूंढने लगा। वो लाइट जलाकर किसी भी तरह का शक नहीं खड़ा करना चाहता था। लकी को थोड़ी देर ढूंढने के बाद मटका मिल गया था। उसने बहुत ही हल्के हाथ से मटके के ऊपर रखा हुआ लोटा उठाया और उसे मटके में डुबो दिया। लोटा भरने की आवाज तक लकी के कानों में चुभ रही थी। उसे बस यही डर खाए जा रहा था कि कहीं किसी की नींद न खुल जाए। लकी ने बहुत हल्के हाथ से लोटा बाहर निकाला और जैसे ही पानी पीने वाला था कि इतने में उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर साहब, आपको बहुत ज्यादा प्यास नहीं लगती है? जैसे ही लकी ने इस फुसफुसाहट की आवाज सुनी तो वो जैसा खड़ा था वैसा ही जम गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने 1 सेकंड के लिए उसके शरीर में से आत्मा निकाल ली थी। लकी ने धीरे से पीछे पलट कर देखा तो पाया कि दरवाजे पर कोई खड़ा था। अंधेरा होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। इतने में वो शख्स अंदर आया और लकी के पास खड़ा हो गया। पानी मैंने आपके कमरे में पहले ही रख दिया था। भैया ने मना किया था ना कि रसोई में मत आना, उसने कहा और मटके का ढक्कन ठीक से ढकने के लिए नीचे झुका। उसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी पड़ी तो लकी की जान में जान आ गई। उसने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि गुड़िया थी। अगर ये गुड़िया की जगह कोई और होता तो शायद लकी को हार्ट अटैक आ चुका होता। क्या हुआ? गुड़िया ने पूछा। क्या हुआ? आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या हुआ? आप पानी क्यों नहीं पी रहे हैं? गुड़िया ने देखा कि लकी अभी भी लोटा अपने हाथ में वैसे ही लिए खड़ा हुआ था जैसे पहले खड़ा था। लकी ने जल्दी से पानी पिया और फिर हड़बड़ाहट में रसोई का दरवाजा बंद कर लिया। ये देखते ही गुड़िया घबरा गई। उसे ऐसा लग रहा था कि लकी उसके साथ कुछ गलत करने वाला था। इतने में लकी उसके पास आया और बोला, देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि विजया कहाँ है। लकी ने फुसफुसाते हुए पूछा। भैया ने आपको बताया था कि सुबह उसे, वो सब मुझे मालूम है, लेकिन वो सब नहीं होने देना चाहता मैं। देखो, विजया मेरी छोटी बहन है। वो मेरे दोस्त की सगी बहन है। मेरा दोस्त उसका पटना में इंतजार कर रहा है। उसने मुझसे कहा है कि मैं विजया को अपने साथ लेकर आऊं। उसे इस बात की कोई खबर नहीं है कि विजया के साथ क्या हो रहा है। अब इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, प्लीज बता दो कि विजया कहाँ है, लकी ने कहा। गुड़िया ने उसे एक पल के लिए देखा और बोली, मुझे नहीं मालूम। गुड़िया प्लीज, मैं जानता हूं कि तुम अपने भाई और अपनी माँ जैसी नहीं हो। इतना तो मुझे भी समझ आता है। प्लीज बता दो विजया कहाँ है, उसकी जान का सवाल है। मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। देखो, तुम जो मांगोगी मैं दे दूंगा तुम्हें। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो मैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा। अगर तुम बोलोगी तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दूंगा। जितना बोलोगी उतना दूंगा। बस मुझे बता दो कि विजया कहाँ है। लकी ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए पूछा। इतने में गुड़िया से देखा नहीं गया और उसने लकी के हाथों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आप विजया को बचाना चाहते हैं, मैं भी उसे बचाना चाहती हूँ। गांव के आधे से ज्यादा लोग उसे बचाना चाहते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहाँ होगी। हमारे यहाँ बलि चढ़ने से पहले ये नहीं बताया जाता है कि आदमी को कहाँ बांध कर रखा हुआ है, और ना ही लोग ये सवाल पूछते हैं। सबको डर रहता है कि कहीं सामने वाले की बलि चढ़ने से पहले अगर किसी को भी उसके ऊपर दया आ गई तो उसे पाप लगेगा। इसलिए विजया कहाँ है इसका पता आपको कोई नहीं बता सकता। गुड़िया ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे भाई और सरपंच ने मिलकर पूरा प्लान बनाया है।
उन दोनों को तो पता ही होगा ना कि वो कहाँ है। लकी ने पूछा तो गुड़िया ने नाम इसरहला दिया। लकी को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि गुड़िया चांद को अपनी आंखों से देखने के बाद ये कह रही थी कि ये चांद नहीं है। गुड़िया भी समझ गई थी कि लकी उसके ऊपर शक कर रहा था, इसलिए उसने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा, भैया और सरपंच को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। उन दोनों ने उसे जरूर उसके कमरे से उठाया था, लेकिन उसके बाद उन दोनों ने उसे एक खेत में छोड़ दिया होगा। वहां से 4 तांत्रिक उसे अपने साथ उठाकर ले गए होंगे और उसकी शुद्धि कर रहे होंगे। अब वो 4 तांत्रिक कौन हैं और कहां से आते हैं, इसके बारे में किसी को नहीं पता, गुड़िया ने कहा। लकी उसकी बात सुनकर बहुत बेबस महसूस कर रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। उसने अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और 2 मिनट तक वहीं खड़ा रहा। गुड़िया भी उसे इस हाल में देखकर परेशान हो रही थी, लेकिन वो भी इस मामले में लकी की कोई मदद नहीं कर सकती थी। आखिर में लकी ने कहा, ठीक है, मैं उन तांत्रिकों को ढूंढ लूंगा, बस तुम मेरी 2 चीजों में मदद कर दो। पहला, मुझे ये बताओ कि कमलेश, राजेश और ब्रिजेश, इन तीनों के घर कहाँ हैं? आपने पंचायत भवन देखा है? हाँ देखा है, बस उसके सामने से एक गली जा रही है। आप उस गली में घुसना और उसके बाद सीधे हाथ पर घूम जाना। उल्टे हाथ पर चौथा मकान कमलेश का है। राजेश और ब्रिजेश भी वहीं पास में रहते हैं। ठीक है, लकी ने कहा और दरवाजा खोलने लगा। इतने में गुड़िया ने उससे पूछा, और दूसरी मदद? हाँ, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। तुम्हारे भाई ने ताला। इससे पहले कि लकी अपनी बात पूरी कर पाता, गुड़िया उसके पास आई और उसने रसोई का दरवाजा खोल दिया। फिर उसने लकी को अपने साथ अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। लकी धीरे धीरे उसके पीछे जाता जा रहा था। वो उसे अपने साथ घर के पीछे वाले चौक में ले आई थी। वहां पर एक सीढ़ी रखी हुई थी। गुड़िया ने धीरे से वो सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी की और बोली, आप इससे उस तरफ कूद सकते हैं और निकल सकते हैं। लकी ने पहले सीढ़ी को और फिर गुड़िया को देखा। वो सीढ़ी चढ़ने ही वाला था कि उसे कुछ सूझा और उसने पलटकर गुड़िया से पूछा, तुम कभी इस सीढ़ी से चढ़कर यहाँ से भाग क्यों नहीं गई? गुड़िया उसका सवाल सुनकर मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं लड़की हूं ना। उसका ये जवाब लकी के दिल में किसी तीर सा लगा। लेकिन आप जल्दी यहाँ से निकलिए, माँ बाथरूम जाने के लिए कभी भी उठ सकती है, गुड़िया ने कहा। जैसे ही लकी सीढ़ी चढ़ने वाला था कि इतने में गुड़िया ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और लकी को गले से लगा लिया। आप बहुत अच्छे इंसान हैं डॉक्टर साहब। गुड़िया ने उसे कसकर गले लगा लिया। लकी को महसूस हुआ कि वो रो रही थी। तुम भी गुड़िया, लकी ने कहा। फिर गुड़िया ने उसे छोड़ा और लकी सीढ़ी चढ़कर उस पार कूद गया। उसके जाते ही गुड़िया ने सीढ़ी वापस लेटा दी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी विजया को वक्त रहते ढूंढ पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिली। लकी जब गज्जू के घर में खाना खाने के लिए बैठा हुआ था, तब भी उसके दिमाग में बस यही चिंता चल रही थी कि आखिर विजया कहाँ थी। जब उसने इस बारे में गज्जू और शांता से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने लकी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रात को जब लकी ने देखा कि गज्जू ने पूरे घर को ताला लगाकर चाबी अपनी जेब में डाल ली थी, तो वो और ज्यादा बेचैन हो गया था। नींद तो उसकी आंखों में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में वो अपनी जगह से उठा और घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। रसोई में पानी पीते हुए उसे गुड़िया दिख गई। आखिर में गुड़िया ने ही लकी की उसके घर से बाहर निकलने में मदद की थी। जैसे ही लकी दीवार फांदकर दूसरी तरफ कूदा तो उसने सबसे पहले घड़ी में टाइम देखा। 11:30 हो चुके थे, यानी अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था। लकी तुरंत गुड़िया के कहे के हिसाब से पंचायत भवन के सामने आ गया और उसने देखा कि वहां एक गली जा रही थी। लकी उस गली में मुड़ा और जैसा जैसा गुड़िया ने कहा था वो वैसे वैसे रास्ते पर चलता गया। कुछ देर के बाद वो एक घर के आगे खड़ा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे घंटी बजानी चाहिए थी या फिर कमलेश को आवाज देनी चाहिए थी। लकी किसी को इस वक्त डिस्टर्ब करके उसकी नजर में नहीं आना चाहता था। लकी ने जब इधर उधर देखा तो पाया कि कमलेश के घर के बगल में एक पेड़ उगा हुआ था। लकी को पता नहीं था कि कमलेश का कमरा
कौन सा था। फिर भी उसे लगा कि वो शायद ऊपर वाले कमरे में ही सो रहा होगा। ऐसे में लकी पेड़ पर चढ़ा और अगले ही पल कमलेश की बालकनी में कूद गया। लकी ने देखा कि खिड़की हल्की सी खुली हुई थी और अंदर कोई आदमी सो रहा था। कमलेश, कमलेश! लकी ने आवाज लगाई तो उस आदमी ने करवट बदल ली। लकी ने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि कमलेश ही था। ऐसे में लकी ने फिर से उसे आवाज दी, कमलेश, कमलेश उठो, मैं हूं लकी। कमलेश के कानों में जब लकी की आवाज पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। लकी को इस तरह से अपनी खिड़की पर देखकर एक पल के लिए वो हैरान हो गया था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अगले ही पल वो उठा और सीधा दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। सर, आप यहां क्या कर रहे हैं? कमलेश ने पूछा। मैं गज्जू के घर से भाग कर आया हूं तुम्हें लेने। हमें विजया को ढूंढने चलना है, लकी ने कहा। लेकिन सर, हम उसे ढूंढेंगे कहां? उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, कमलेश ने कहा। उसकी चिंता तुम मत करो, बस ब्रिजेश और राजेश को बुलाओ। हम चारों मिलकर ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी, लकी ने कहा। कमलेश तुरंत अंदर गया। उसने अपनी शर्ट पहनी और राजेश ब्रिजेश को फोन मिला दिया। सर, मेरी दोनों से बात हो गई है। दोनों अभी 5 मिनट में नीचे आ जाएंगे। लेकिन सर, आप ऊपर कैसे आए? कमलेश ने पूछा तो लकी ने पहले उसे देखा और फिर पेड़ की तरफ देखने लगा। कमलेश ने जैसे ही पेड़ को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया था। लकी विजया को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता था, इस बात का उसे अब अंदाजा लग रहा था। चलो आओ, लकी ने कहा और फिर से बालकनी से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। सर, मैं कमलेश को पेड़ पर कूदने से डर लग रहा था। अरे आ जाओ, कुछ नहीं होगा, लकी ने कहा। नहीं सर, मैं सीढ़ियों से ही आता हूं ना। सीढ़ियों से आओगे तो सबकी नींद खुल जाएगी। इधर से आ जाओ, लकी ने कहा और अपना हाथ कमलेश की तरफ बढ़ा दिया। कमलेश ने घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और लकी को हाथ दे दिया। लकी ने उसे झटके से खींचा और अगले ही पल उसने पाया कि वो पेड़ पर आ चुका था। वो दोनों आराम से पेड़ से नीचे उतरे और सीधा गली के कोने पर पहुंच गए। राजेश और ब्रिजेश भी वहां अपनी मोटरसाइकिल पर पहुंच चुके थे। हालांकि सर, बताइए कहां है विजया? राजेश ने आते ही पूछा। वो तो मुझे भी नहीं पता। अरे, आपको भी नहीं पता है तो फिर हम उसे कहां ढूंढेंगे? ब्रिजेश ने पूछा। देखो, मुझे गज्जू की बहन गुड़िया ने बताया है कि, लकी ने कहा और फिर उन तीनों को वो सब कुछ बताने लगा जो गुड़िया ने उसे बताया था। वो तीनों ये बात सुनकर हैरान हो गए थे। गजब, ये तो हमें पता ही नहीं था। हमने तो बचपन में ही गांव में बलि देखी थी और उसके बाद पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए थे। बलि ऐसे होती है हमें नहीं पता था, कमलेश ने कहा। अभी ये सब छोड़ना कमलेश, सर आप ये बताओ कि आगे क्या करना है? ब्रिजेश ने पूछा। देखो, गुड़िया ने कहा था कि सरपंच और गज्जू उसे किसी खेत में ले गए थे और वहां से कुछ तांत्रिक उसे उठाकर अपने साथ ले गए थे। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो लोग गांव से ज्यादा दूर होंगे। अगर उन्हें विजया की सुबह 5 बजे बलि देनी है तो उन्हें कम से कम आधा घंटा पहले तो यहाँ आना ही पड़ेगा। ऐसे में वो लोग उसे लेकर ज्यादा दूर तो नहीं गए होंगे। हमें यहाँ आसपास के 20 किलोमीटर के इलाके में ही उसे ढूंढना चाहिए, लकी ने कहा। सर, हमारे गांव में 2 दिशा से नदी आती है, इसलिए वो दोनों दिशाएं तो बंद है। उसके आगे कोई बसावट नहीं है। जो है वो काफी दूर है और वहां बिना गाड़ी के नहीं जाया जा सकता, राजेश ने कहा। यह तो बहुत अच्छी बात है, यानी हमें सिर्फ 2 दिशाओं में ही तलाश करने के लिए जाना है। एक काम करते हैं, हम 2-2 के ग्रुप में चलते हैं। मैं और राजेश एक साथ जाएंगे और तुम कमलेश एक साथ जाओ, लकी ने कहा। सर, लेकिन हम मतलब ऐसे खाली हाथ जाएंगे और कभी? उसकी चिंता मत करो, मेरे साथ आओ, लकी ने कहा और उन्हें अपने साथ पंचायत भवन के पास खड़ी अपनी गाड़ी के पास ले गया। लकी ने गाड़ी खोली और उसमें से 3 बंदूकें निकाल ली। सारी लोडेड है, मेरी गाड़ी में हमेशा पड़ी रहती हैं, जहां जरूरत लगे इस्तेमाल कर लेना, लकी ने कहा। तीनों ने बंदूक अपने हाथ में ली तो उन्हें ऊपर से नीचे तक झुरझुरी सी दौड़ गई। अपनी जिंदगी में उन्होंने आज तक कभी असली बंदूक देखी तक नहीं थी।
उठाना तो दूर की बात थी। सर आपकी बंदूक कहाँ है? इतने में ब्रिजेश ने पूछा। मुझे बंदूक की जरूरत नहीं है। उसके मुंह से ये बात सुनते ही तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे। इतने में लकी ने फिर से उन्हें देखा और कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर वो बली है तो कोई भी उसे अपने घर में नहीं रखेगा। ऐसे में तांत्रिक ने या तो किसी खंडर में, किसी मस्जिद में या किसी मंदिर में ही डेरा डाल रखा होगा। हम चलकर इन सब जगहों को नाप आते हैं जल्दी। लेकिन सर अगर वो वहां नहीं मिली तो? कमलेश ने पूछा। कुछ भी हो जाए मैं उसकी बलि तो नहीं चढ़ने दूंगा, लकी ने कहा और निकल गया। उन चारों ने 2 मोटरसाइकिल उठाई और सीधा गांव की 2 अलग दिशा में रवाना हो गए। लकी और राजेश दक्षिण की तरफ थे और ब्रिजेश कमलेश उत्तर की तरफ। उन लोगों ने अपने गांव और अपने आसपास के गांव में छानबीन शुरू कर दी थी। एक तरफ ब्रिजेश और कमलेश ने मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढना शुरू कर दिया था और दूसरी तरफ लकी और राजेश ने खंडर और बंद पड़े मकानों से इस काम की शुरुआत की थी। ब्रिजेश और कमलेश एक गांव खत्म करके दूसरे गांव में पहुंच चुके थे। इधर लकी और राजेश भी एक गांव पूरा कर चुके थे और दूसरे गांव के खेत में घूम रहे थे। सर 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 वहां देखिए, उस खेत में। जैसे ही लकी और राजेश दूसरे खेत के लिए जा रहे थे कि इतने में राजेश की नजर किसी चीज पर पड़ी। उसने देखा कि एक खेत में बनी झोपड़ी की लाइट जल रही थी। लकी ने 1 सेकंड के लिए उस जगह को देखा और फिर सीधा उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगा। दोनों ने मोटरसाइकिल खेत के बाहर लगा दी और फिर खेत के अंदर जाने लगे। हल्के हल्के पैरों से चलते हुए वो दोनों लोग कुछ देर के बाद उस झोपड़ी के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि वहां की लाइट चालू थी और किसी के कुर्सी पर बैठने की परछाई नजर आ रही थी। वो परछाई बार बार हिलडुल भी रही थी। मैं दरवाजे को लात मारूंगा और तू सीधा बंदूक तान कर अंदर घुसना, घबराना नहीं, लकी ने झोपड़ी के दरवाजे के पास आते हुए कहा। फिर उसने 3 तक गिनने का इशारा किया और आखिर में झोपड़ी के दरवाजे को लात मार दी। हैंड्स अप! राजेश ने बंदूक तानी और सामने की तरफ देखने लगा। इतने में लकी भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। दोनों ने जो देखा उसके बाद वो हैरान हो गए। कुर्सी पर खेत का हाली बैठा हुआ था। उसने स्टूल पर शराब की बोतल और चिकन रखा हुआ था और वो मोबाइल पर कोई पिक्चर देख रहा था। मुझे माफ कर दो मालिक, मैं तो चिकन नहीं खाने वाला था, पर आज घर वाली ने मालिक मुझे। वो नौकर गिड़गिड़ाने लगा और लकी के पैरों में गिर गया। लकी ने राजेश को देखा। दोनों ने गहरी सांस ली और वहां से बाहर निकल गए। जैसे ही वो लोग मोटरसाइकिल के पास पहुंचे तो लकी ने फोन निकालकर घड़ी में टाइम देखा। रात के 1:30 बज चुके थे। अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें वापस भी जाना है। एक बार उन दोनों से फोन करके पूछो कि उन्हें कुछ पता चला क्या, लकी ने राजेश से कहा। राजेश ने तुरंत अपना फोन निकाला और सीधा कमलेश को फोन मिला दिया। उसने अपना सवाल किया तो उधर से कमलेश का जवाब आया। अरे नहीं, कहीं कोई तांत्रिक या बाबा नहीं मिला है। सारे गांव छान मारे हैं। अब पास के 2 गांव और बाकी हैं, वहां देख कर आते हैं। तुम लोगों को कुछ पता चला? राजेश ने उसे मना कर दिया और फिर से विजया की खोज में निकल पड़े। लकी, राजेश, कमलेश और ब्रिजेश अपनी तरफ से विजया को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी जी जान एक कर दी थी। जब उन्हें विजया किसी मंदिर या खंडर में नहीं मिली तो उन्होंने लोगों के घरों में घुसकर भी पूछताछ करनी शुरू कर दी, लेकिन कहीं से उन्हें कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। वो लोग सिर्फ 20 किलोमीटर तक ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन ढूंढते ढूंढते वो 30 किलोमीटर से भी आगे आ गए थे। वो लोग पटना की सरहद तक पहुंच चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे खिसकती जा रही थी, लकी की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर विजया नहीं मिली तो वो जय से क्या कहने वाला था, उसे क्या मुंह दिखाने वाला था। जय को अगर पता चलता कि ये सब कुछ लकी की आंखों के सामने हो रहा था तो लकी कभी जय से आंख तक नहीं मिला पाता। उसके माथे का पसीना ये साफ बता रहा था कि वो बहुत परेशान हो चुका था। सर, 4 बजने वाले हैं। हम गांव से 35 किलोमीटर दूर आ गए हैं। हमें यहाँ से वापस जाने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। मुझे लगता है कि अब हमें वापस निकल जाना चाहिए।
राजेश ने लकी से कहा। लकी को भी उसकी बात सही लगी और उसने कहा, ठीक है, तुम कमलेश और ब्रिजेश को भी फोन करके कह दो कि पलट जाए। राजेश ने वैसा ही किया जैसा लकी ने कहा था। उन तीनों का दिल बैठ गया था। लकी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब वो कर क्या सकता था। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लकी ने गाड़ी घुमाई और जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। उधर जब लकी और उसके साथी गांव वापस आने के लिए रवाना हो चुके थे, तब इधर गज्जू की भी नींद खुल चुकी थी। उसे 4 बजे घर से निकलना था। उसने शांता और गुड़िया को उठाया और मुंह हाथ धोकर सीधा घर से बाहर निकलने लगा। अरे, डॉक्टर साहब को तो उठाया ही नहीं। इतने में शांता को याद आया। गज्जू भी जाने की जल्दी में लकी को उठाना भूल गया था। ऐसे में वो लकी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। इधर गुड़िया की धड़कन तेज हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब गज्जू को पता चलता कि लकी अपने कमरे में नहीं था तो वो क्या बवाल करने वाला था। उसने गज्जू को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, भैया रुक जाओ। उसकी आवाज सुनते ही गज्जू रुक गया और दोनों गुड़िया को देखने लगे। मैं वो कह रही थी कि उनको उठाने की जरूरत नहीं है। उनकी नींद पूरी नहीं हुई होगी। नई जगह पर जल्दी नींद नहीं आती है ना, और फिर ऐसा कुछ है भी नहीं जो उन्हें देखना चाहिए। शहर के आदमी हैं, बेकार में ये सब देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। हो सकता है कि पागल ही हो जाए या दिल का दौरा पड़ जाए, इसलिए उन्हें सोने देते हैं, फिर आकर उठा लेंगे, गुड़िया ने कहा। गज्जू ने 1 सेकंड के लिए उसे अपनी पैनी नजरों से देखा और फिर से लकी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। गुड़िया की धड़कनें किसी तेज रेलगाड़ी से भी तेज दौड़ रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होगा जब गज्जू को पता चलेगा कि लकी अपने कमरे में नहीं था? और क्या लकी वक्त रहते गांव पहुंच पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर। लकी राजेश, कमलेश और ब्रिजेश के साथ विजया को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। वो लोग 2-2 की टीम बनाकर आसपास के सारे इलाकों की छानबीन करने लगे थे। लकी ने सारे मंदिरों, खंडरों, मस्जिदों और बाकी जगहों को छान मारा था, लेकिन विजया का कहीं अता पता नहीं था। ऐसे में लकी और उसके साथी काफी हताश महसूस कर रहे थे। वो लोग विजया को ढूंढते हुए पटना तक पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें उसकी कोई खबर तक नहीं मिली थी। इधर सुबह के 4 बज चुके थे और गज्जू अपने घर में जाग चुका था। जैसे ही वो लोग बलि के लिए घर से निकलने वाले थे कि तभी उसे याद आया कि उसने तो लकी को उठाया ही नहीं था। जैसे ही वो लकी के कमरे की तरफ जा रहा था तो गुड़िया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो नहीं चाहती थी कि गज्जू लकी के कमरे तक पहुंचे, लेकिन गज्जू वहां पहुंच चुका था। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। गज्जू ने अंदर देखकर आवाज लगाई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में गज्जू ने दरवाजा बजाया, लेकिन तो भी उसे कमरे से कोई आवाज नहीं आई। अरे डॉक्टर साहब चलो, हमें देर हो रही है। 4:05 हो गए हैं। सारे गांव वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे, गज्जू ने कहा, पर अभी भी कमरे से कोई आवाज नहीं आई। ऐसे में गज्जू ने पहले शांता की तरफ देखा और फिर गुड़िया को देखने लगा। गुड़िया अपने चेहरे से घबराहट दूर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये साले शहर के लोग, अगर पढ़ने लिखने के बाद आदमी इतना आलसी हो जाता है तो इससे तो हम अनपढ़ ही बहुत अच्छे हैं, गज्जू ने कहा। गुड़िया को ऐसा लग रहा था जैसे गज्जू उसे ताना मार रहा था। लाइट जला लेना, इतने में शांता ने कहा। गज्जू ने हाँ में सिर हिलाया और कमरे की लाइट जला दी, लेकिन लाइट जलाने के बाद उसने अपने सामने जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया था। लकी पूरे कमरे में कहीं भी नहीं था। उसने इधर उधर नजर घुमाकर देखा, लेकिन लकी कहीं नजर नहीं आया। क्या हुआ? शांता ने पूछा। वो तो यहाँ है ही नहीं, गज्जू ने कहा। शांता ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो हैरान हो गई और अंदर आ गई। उसने देखा कि सच में लकी वहां नहीं था। डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? शांता ने कहा। इतने में गज्जू की नजर गुड़िया से जा मिली। इस बार गुड़िया गज्जू की तीखी नजरों का सामना नहीं कर पाई और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। कहाँ है डॉक्टर साहब? गज्जू ने गुड़िया के पास आते हुए पूछा। गुड़िया ने अपना सिर ऊपर नहीं उठाया। गज्जू उसके और पास आकर खड़ा हुआ और बोला, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, कहाँ है डॉक्टर साहब? मुझे नहीं मालूम,
गुड़िया ने कहा और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अच्छा, नहीं मालूम तुझे? सच में नहीं मालूम? गज्जू क्या कर रहा है? क्यों सुबह सुबह उसे परेशान कर रहा है? उसे कैसे पता होगा कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं? इतने में शांता ने बीच में आते हुए कहा, आपको मालूम नहीं है, लेकिन इसे सब मालूम है। शाम को जब मैं घर आया तो ये और डॉक्टर साहब रसोई में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। गज्जू ने कहा। यह सुनते ही शांता हैरान हो गई। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। माँ उन्हें पानी पीना था इसलिए वो रसोई तक चले आए थे। मैं उन्हें पानी का गिलास देने ही वाली थी कि इतने में भैया आ गए और उन्होंने हम दोनों को देख लिया। गुड़िया ने हिम्मत करते हुए झूठ बोला। अच्छा, गज्जू ने कहा और गुड़िया का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो उसे मरोड़ने ही वाला था कि इतने में शांता ने कहा, गज्जू छोड़ उसे नहीं पता होगा कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं। हो सकता है वो हमसे पहले ही यहाँ से चले गए हों। ऐसे कैसे चले जाएंगे? चाबी तो मेरी जेब में थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डायन उन्हें अपने साथ उठा कर ले गई हो? इतने में गुड़िया ने कहा। यह सुनते ही शांता और गज्जू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डायन में उन दोनों को ही विश्वास था और दोनों ही उसके प्रकोप को नकार नहीं सकते थे। गुड़िया ने जब देखा कि उसकी बात का उन दोनों पर असर हुआ था तो इतने में उसने आगे कहा, हो सकता है ना कि डायन को पता चला हो कि कोई डॉक्टर उसकी फैलाई हुई बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए यहाँ आया है, और फिर डॉक्टर भी कोई छोटा मोटा नहीं है ना, बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो ऐसे में वो उसे उठाकर ले गई हो। ऐसे कैसे उठाकर ले जा सकती है? तांत्रिकों ने उसे अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। गज्जू ने कहा, वो डायन है भैया, और तांत्रिक इंसान। डायन कहाँ इंसानों के काबू में आती है? हे भगवान, कहीं डॉक्टर साहब को कुछ हो गया तो? वो हमारे भरोसे पर गांव में आए थे, हमारे भरोसे पर हमारे घर में रुके थे। माँ आप चिंता मत करो, उनको कुछ नहीं होगा। और वैसे भी अभी हमारे पास उनके बारे में बात करने के लिए टाइम नहीं है। चलो, सब गांव वाले इकट्ठा होना शुरू हो गए होंगे। गज्जू ने कहा और दरवाजे से बाहर निकलने लगा। शांता भी लकी की चिंता में वहां से बाहर निकल गई। उसके पीछे गुड़िया भी चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ बाहर निकल आई। आप दोनों मंदिर के पीछे पहुंचो, मैं जरा आता हूं, गज्जू ने कहा और उन दोनों को वहां से जाने के लिए रवाना कर दिया। रात के अंधेरे में एक एक करके गांव के घरों के दरवाजे खुलते जा रहे थे। काफी सारे लोग विजया की बलि को देखने के लिए जा रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो उसे बलि चढ़ता नहीं देखना चाहते थे, लेकिन उनके पास जाने के अलावा और कोई इशारा नहीं था। ऐसे में मजबूरी में उन्हें वहां जाना पड़ा, लेकिन विजया का कोई अता पता ही नहीं था। लकी और उसके साथी उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे, पर वो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। इसी बीच जब उधर लकी फिर से गांव में आने के लिए रवाना हो गया तो इधर गज्जू पंचायत भवन की तरफ बढ़ता जा रहा था। सारा गांव मंदिर की तरफ जा रहा था और वो मंदिर से दूसरी दिशा में बढ़ रहा था। वो चलता हुआ पंचायत भवन के दरवाजे के पास पहुंच चुका था। उसने फिर से एक बार इधर उधर देखा, उसे कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। आखिर में उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा दरवाजा खटखटाया तो अंदर से किसी ने फुसफुसाते हुए पूछा, कौन है? गज्जू, दरवाजा खोलो, गज्जू ने कहा और उसके कुछ देर बाद ही दरवाजा खुल गया। गज्जू ने देखा कि उसके सामने एक बड़े और बेतरतीब बालों वाला आदमी खड़ा था। उसने गले में अजीब सी माला पहनी हुई थी और काले रंग का गंदा सा चोगा ओढ़ा हुआ था। वो देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। गज्जू ने पहले उसे देखा और फिर कमरे में देखते हुए बोला, वो कहाँ है? अंदर है। होश आया? नहीं, टाइम हो गया है, गज्जू ने कहा और कमरे के अंदर जाने लगा। कमरे के बीच में एक गठरी जैसा कुछ पड़ा हुआ था। उस गठरी पर बाहर से बहुत हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में उस गठरी को पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। गज्जू उस गठरी के पास आया और एक आखिरी बार उस तांत्रिक को देखकर उसने गठरी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। चल उठ, तेरी बलि चढ़ने का टाइम हो गया है, उठ, गज्जू ने कहा। वो गठरी नहीं बल्कि विजया थी जो सिकुड़कर जमीन पर सोई हुई थी। गज्जू ने उसके पास बैठते हुए उसके बालों को पकड़ लिया। विजया के बदन में कोई हरकत नहीं हो रही थी। कितनी दवा पिला दी इसे? बहुत ज्यादा शोर कर रही थी, इसलिए डबल देनी पड़ी।
उस तांत्रिक ने कहा। यह सुनते ही गज्जू को और चिढ़ आ गई और उसने जोर से विजया के बालों को खींचते हुए कहा, उठ जा, उसके बाद तो सोना ही सोना है। और खुद ही अपनी बात पर हंसने लगा। उसकी इस हरकत से भी जब विजया की नींद नहीं खुली तो गज्जू अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने विजया के पेट में एक जोरदार लात मार दी। आह! विजया की चीख निकल गई और आंख खुलने से पहले ही उसकी आंख से आंसू ढुलक पड़े। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उठ जल्दी, गज्जू ने कहा और फिर से विजया के बालों को पकड़कर उसे झकझोरने लगा। विजया की नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी। वो चिल्लाना चाहती थी, शोर मचाकर सभी लोगों को यहाँ बुला लेना चाहती थी, अपनी जान बचाना चाहती थी, लेकिन गज्जू उसे ऐसा कोई मौका नहीं देने वाला था। उसने पहले ही उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। गज्जू ने उसे किसी पोटली की तरह उठाया और फिर उसे दीवार के सहारे बैठा दिया। इसका सामान कहाँ है? गज्जू ने उस तांत्रिक की तरफ देखते हुए पूछा। तांत्रिक दूसरे कमरे में गया और वहां से एक थाली लेकर आ गया। उस थाली में एक काले रंग की साड़ी, काजल और बिंदी रखी हुई थी। गज्जू ने सबसे पहले साड़ी उठाई और विजया के बदन पर जैसे तैसे बांधना शुरू कर दी। विजया को उससे और उसके हाथों से बहुत डर लग रहा था। ऐसे में वो पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसका हिलना डुलना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो गज्जू ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा और जोर से बोला, चुप! अब अगर जरा भी हिली ना तो यहीं गला काट दूंगा, सीधी बैठी रह। ये सुनते ही विजया अंदर तक डर से भर गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे गज्जू की आवाज ने ही उसके शरीर में से जान निकाल दी थी। गज्जू ने उसे पूरी साड़ी पहना दी और उसकी आंखों पर काला काजल पोता और आखिर में माथे पर एक बड़ी सी बिंदी लगा दी। अब तू डायन लग रही है गज्जू ने कहा और तांत्रिक की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। इसे जल्दी मंदिर के पीछे लेकर पहुंचो, गज्जू ने कहा। तांत्रिक ने हाँ में सिर हिला दिया। गज्जू वहां से निकल गया और तांत्रिक पीछे से उसे जाते हुए देखने लगा। उधर जब गज्जू विजया को पंचायत भवन में तैयार करके वहां से निकल गया था तो इधर सारा गांव भी मंदिर के पीछे जमा हो गया था। वहां पर सरपंच ने पहले ही पंडित को बुला लिया था और एक हवन कुंड तैयार करवा लिया था। इसके बाद उसने एक बड़े से पेड़ पर फांसी का फंदा भी टांग दिया था। सारा गांव उस फंदे को और हवन को देख रहा था। उस साली डायन का तो आज काम तमाम हो जाना चाहिए। नाक में बहुत दम कर रखा था उसने। और क्या, मेरे बच्चे का बुखार अभी तक नहीं उतर पाया है। अरे दीदी, मैंने तो उस डॉक्टर साहब की दवाई भी खिला दी, फिर भी उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हमें उस लड़की के साथ ऐसा कुछ करना चाहिए। बेचारी यहाँ एक अच्छा काम करने के लिए आई थी और हम। अरे सब जानती हूँ मैं उसका अच्छा काम। जब गांव वाले विजया के बारे में बात कर रहे थे और जब एक आदमी ने धीमी आवाज में ही सही लेकिन विजया का पक्ष लेने की कोशिश की तो इतने में शांता ताई ने भड़कते हुए कहा। सभी लोगों की नजर शांता ताई की तरफ घूम गई। शांता ताई आगे आई और बोली, उसने अभी थोड़ी देर पहले पता है क्या काम किया है? अगर मैं उसके बारे में तुम लोगों को बताऊंगी ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। उसने हमारे ताला बंद घर में से डॉक्टर साहब को गायब करवा दिया है, शांता ताई ने कहा। जैसे ही उसने ये कहा तो उसकी बातें सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और बहुत से लोगों के मुंह से निकला, क्या? हाँ, विश्वास नहीं होता तो गुड़िया से पूछ लो, और फिर भी विश्वास नहीं होता तो अभी गज्जू आ रहा है, वो सबको विश्वास करवा देगा। बहन, तुम कह रही हो ना कि डॉक्टर साहब की दवाई का असर नहीं हो रहा। कहां से असर होगा? जो खुद पूरे डॉक्टर को ही निगल गई हो, उसे गायब करवा दिया हो, वो डॉक्टर की दवाई से डरने वाली थोड़ी है। मैं कह रही हूँ कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जिसे इस काम से थोड़ी सी भी दिक्कत हो वो ये गांव छोड़कर चला जाए। हाँ, चला जाए, गांव छोड़कर चला जाए। ऐसे धोखेबाज आदमी की इस गांव में कोई जगह नहीं है। बाकी लोगों ने भी शांता के साथ विजया के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए थे। लकी के गायब हो जाने की बात से बहुत सारे लोग जो अभी तक दुविधा में थे वो शांता के पाले में आ गए थे। उधर जब शांता काफी लोगों को अपनी तरफ ले चुकी थी तो इधर लकी और राजेश अपनी बाइक पर तेजी से बढ़ते जा रहे थे। क्या टाइम हुआ है? लकी ने राजेश से पूछा। सर, 4:30 बज चुके हैं। और यहाँ से गांव कितना दूर है? सर, अभी 20 किलोमीटर और बाकी है।
हमें कम से कम 40 मिनट लग जाएंगे। आप थोड़ा धीरे चलाना सर, रास्ते में कोई भी जंगली जानवर खेत से निकलकर सड़क पर आ सकता है, राजेश ने कहा। लेकिन लकी ने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसे इस वक्त ना तो किसी आदमी की और ना ही किसी जानवर की परवाह थी। वो बस तेजी से गांव की तरफ चलता जा रहा था। वो 40 मिनट के सफर को 20 मिनट में पूरा कर लेना चाहता था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी वक्त रहते विजया को बचाने पहुंच पाएगा, या गांव वाले अपने डॉक्टर साहब के गायब हो जाने की खबर सुनकर विजया को हमेशा के लिए फांसी के फंदे पर लटका देंगे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर्स। लकी जब फिर से गांव आने के लिए रवाना हो गया था, तब इधर गज्जू भी उसे ढूंढते हुए उसके कमरे की तरफ बढ़ चुका था। उसने 2 बार लकी को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में जब उसने लाइट जलाकर देखा तो पाया कि लकी वहां था ही नहीं। गुड़िया ने अपने आप को बचाने के लिए कहा कि डायन लकी को अपने साथ उठा कर ले गई थी, और इस बात को दोनों ने मान भी लिया। उधर गज्जू ने विजया को पंचायत भवन में ही छुपा कर रखा हुआ था और वहां जाकर उसे तैयार कर दिया। इधर शांता और गुड़िया ने सभी गांव वालों को यह खबर दे दी थी कि लकी को विजया ने ही गायब करवा दिया था। इस सब के बीच लकी गांव पहुंचने की जल्दी में तेजी से बाइक चलाए जा रहा था। घने अंधेरे में लकी की मोटरसाइकिल जितनी रफ्तार पकड़ सकती थी पकड़ चुकी थी, लेकिन बीच बीच में सड़क खराब होने की वजह से उसकी रफ्तार बार बार टूटे जा रही थी। पीछे राजेश की जान उसकी हथेली पर आ चुकी थी। जिस तरह से लकी गाड़ी चला रहा था, उसे देखकर राजेश को ऐसा नहीं लग रहा था कि आज वो गांव जिंदा पहुंचने वाला था। सर प्लीज थोड़ा धीरे सर, हम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, लकी ने कहा और फिर से स्पीड बढ़ा दी। इंजन की आवाज से आसपास के सारे इलाके गूंज उठे थे। लकी के रास्ते में कोई ना आए, इसलिए उसने पहले ही अपना अंगूठा हॉर्न पर रख दिया था और उसे लगातार बजाए जा रहा था। सर, इतने में राजेश ने अपनी आंखों के सामने जो देखा उसे देखकर उछल पड़ा और जोर से चिल्लाया। लकी की मोटरसाइकिल के सामने एक तेंदुआ आ गया था। लकी तेंदुए को कुचलने ही वाला था कि इतने में उसने जोर से ब्रेक लगाए और गाड़ी का पिछला टायर खड़ा हो गया। लकी ने देखा कि उन दोनों को वो घूर कर देख रहा था। राजेश ने जब तेंदुए की आंखों में देखा तो वो बुरी तरह से घबरा गया। उसने डरते हुए लकी से कहा, सर, ये हमें आगे नहीं जाने देगा। अगर हम जरा भी हिले तो ये हम पर अटैक कर देगा सर, और हम जान से मारे जाएंगे। तो अब क्या करें? अब हम कुछ नहीं करेंगे सर, जो करना होगा वही करेगा, राजेश ने कहा। लकी ने उसे पलट कर देखा तो पाया कि राजेश पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो गया था। जैसे ही लकी की नजर राजेश से मिली तो राजेश ने अपने हाथ जोड़ लिए और धीरे से कहा, प्लीज सर, कुछ भी मत करना प्लीज। लकी ने एक गहरी सांस ली और फिर से उस तेंदुए को देखने लगा। तेंदुआ बहुत ही खूंखार नजरों से लकी की तरफ देख रहा था। उधर जब लकी और राजेश तेंदुए के रास्ते में आ जाने की वजह से अटक गए थे, तब इधर सारे गांव वालों के बीच में विजया को लेकर आक्रोश और तीखा हो गया था। लकी के गायब हो जाने की खबर ने हर किसी को गुस्से में डाल दिया था। गुड़िया को ये सब देखकर लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी में इससे बेवकूफ लोग नहीं देखे थे। जिस विजया को लकी बचाना चाहता था, उसी विजया को ये लोग लकी की खातिर मार देना चाहते थे। अरे उसे कहाँ छुपाया है सरपंच साहब? लेकर आओ उसे। हाँ, बलि का टाइम हो रहा है, उससे पहले की क्रियाएं तो बाकी ही हैं। उसे फांसी पर चढ़ाने से पहले हमें उससे ये भी पूछना है कि आखिर उसने डॉक्टर साहब को कहाँ छुपाया है, गांव वालों ने कहा। इससे पहले कि सरपंच उन सभी की बातों का कोई जवाब देता, गज्जू वहां आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, अब उसे यहाँ आने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। उसे जहां छुपाया गया था वहां से वो निकल गई है। किसी भी वक्त वो यहाँ पहुंच सकती है। आप सभी अपने अपने बच्चों के चेहरे को छुपा लें। जब तक उसे बांधा ना जाए तब तक उसकी नजर किसी की नजर से नहीं मिलनी चाहिए। गज्जू की ये बात सुनते ही वहां खड़ी सारी माएं डर गईं और उन्होंने अपने बच्चों के चेहरे को
अपने पल्लू से ढकना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद ही दूर किसी रास्ते पर ढोल बजने की आवाज सुनाई देनी शुरू हो गई। सभी लोगों की नजर उस रास्ते पर गई तो लोगों ने देखा कि 4 ढोल वाले लोग आगे चलते चले आ रहे थे और उनके पीछे 4 लोग मशाल लिए चल रहे थे। उन चारों के आगे वो तांत्रिक चल रहा था जिसके हाथ में एक मटके में लोबान जली हुई थी। उन चारों के बीच में एक लड़की को घसीटा जा रहा था। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि विजया थी। उसे रस्सी से बांधा हुआ था और रस्सी का सिरा तांत्रिक के हाथ में था। उसे एक छोटे से पहियों वाली गाड़ी पर बैठाया हुआ था जिस पर एक छोटा सा पटिया लगा हुआ था। वो वैसे तो बच्चों के खिलौने की गाड़ी जैसी लग रही थी, लेकिन इस वक्त उसे देखकर वहां खड़े हर इंसान को डर महसूस हो रहा था। गज्जू और शांता ने विजया को देखा तो उनके चेहरे पर अपने आप गुस्सा उभर आया। उसकी काली बिंदी और काली साड़ी देखकर हर किसी को उससे घिन आ रही थी। जैसे जैसे वो पास आती जा रही थी, लोगों का गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा था। कुछ ही देर के बाद में वो जुलूस पेड़ के किनारे आकर खड़ा हो गया था। विजया को इतनी घबराहट हो रही थी कि वो किसी से नजर तक नहीं मिला पा रही थी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ो, विजया ने कहा। साली, नखरे दिखा रही है। पूरा गांव यहाँ तेरी वजह से बीमार पड़ा है। बच्चों की भूख तक मर गई है, बूढ़ों की नींद हराम हो गई है और तू कहती है छोड़ें तुझे, छोड़ दें, उस तांत्रिक ने कहा और विजया की पीठ पर एक कोड़ा मार दिया। विजया इतनी जोर से चिल्लाई कि उस पेड़ पर बैठे हुए सारे पंछी उड़ गए। इतने में तांत्रिक ने गज्जू और सरपंच की मदद से उसे उठाया और सीधा पेड़ के सहारे खड़ा करके उसे बांध दिया। मारो साली को, मारो साली को, मारो साली को, ये नारे पूरी महफिल में गूंजने लगे। फिर जैसे ही कुछ लोगों ने उसे मारने के लिए अपने हाथ में पत्थर उठाए तो इतने में पीछे से किसी की आवाज आई। 1 मिनट! ये आवाज और किसी की नहीं, शांता की थी। शांता की आवाज सुनते ही सभी लोगों के हाथ रुक गए और वो सब शांता की तरफ देखने लगे। शांता ने कहा, इससे पहले कि हम इसे मारें, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसने हमारे डॉक्टर साहब को गायब किया है। शांता की बात सुनते ही सभी को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए थे और जज्बातों के चक्कर में लकी के बारे में तो भूल ही गए थे। इतने में शांता सबसे आगे आई और पेड़ के नीचे खड़ी होकर उसने विजया से पूछा, बता, कहां है हमारे डॉक्टर साहब, बता। विजया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कोड़े की चोट के दर्द और जलन ने उसकी जुबान को जैसे बंद कर दिया था। अरे मैं तुझसे पूछ रही हूं डायन, कहां है हमारे डॉक्टर साहब, बता। शांता ने फिर से कहा, लेकिन विजया ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में गज्जू को गुस्सा आ गया। वो पेड़ के चबूतरे पर चढ़ा और उसने उसकी गर्दन पकड़ते हुए पूछा, तुझसे पूछ रहा हूं, बता कहां है हमारे डॉक्टर साहब, बता। मैं किसी डॉक्टर साहब को नहीं जानती हूँ, छोड़ो मुझे, मैं किसी डॉक्टर साहब को नहीं जानती हूँ, विजया ने धीरे से कहा। अच्छा, पूरा का पूरा आदमी चाट गई और अब कह रही है कि डॉक्टर साहब को नहीं जानती। देख रहे हो कैसे झूठ बोल रही है ये, और आप में से कुछ लोग इसे बचाने की वकालत कर रहे थे। अरे वही डॉक्टर साहब जो यहाँ तेरी फैलाई हुई बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन वो इलाज ढूंढ पाते उससे पहले ही तूने उन्हें गायब कर दिया रे। कौन डॉक्टर? आप किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप? विजया ने फिर से पूछा। दवा का असर उसके दिमाग पर फिर से होने लगा था। वो फिर से बेहोश होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। अरे देखा आप लोगों ने, कितनी शातिर है ये डायन। इसे भी पता है कि जब तक ये डॉक्टर साहब के बारे में नहीं बता देती तब तक हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसकी मौत से ज्यादा हम सबको अपने डॉक्टर साहब की जिंदगी की चिंता है, पता है इसे। इसीलिए अब ये उन्हें पहचानने से ही मुकर गई है। अरे मैं डॉक्टर लकी अग्रवाल की बात कर रही हूँ डायन, लकी अग्रवाल, डॉक्टर लकी अग्रवाल, शांता ने फिर से जोर देते हुए कहा। जैसे ही ये नाम
विजया के कानों में गया तो अचानक से उसकी आंखें खुल गई और वो चारों तरफ देखने लगी। इस नाम के आदमी के चेहरे को पहचानने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग लकी के गायब हो जाने का इल्जाम उसके सिर पर क्यों लगा रहे थे। लकी भैया कहाँ है वो यहाँ आए थे क्या? विजया ने पूछा। वो अपनी नींद से बाहर आने की बहुत कोशिश कर रही थी। लकी भैया? तो अब डॉक्टर साहब तेरे लकी भैया हो गए। थोड़ी देर के बाद सैया हो जाएंगे तेरे। ज्यादा शयानी बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बता कहाँ है डॉक्टर साहब, वरना तुझे इतना तड़पाएंगे कि तू हाथ जोड़कर हमसे भीख मांगेगी, मौत की भीख मांगेगी, समझी? शांता ने कहा। विजया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो शांता की किसी बात का मतलब नहीं निकाल पा रही थी। उसे तो बस लकी का नाम याद रह गया था और अब वो अपनी अधखुली आंखों से लकी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसने भीड़ में चारों तरफ नजर घुमाकर देख लिया था, लेकिन लकी उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं और आगे से पीछे उसने सभी जगह देख लिया था, लेकिन उसे कहीं भी लकी नजर नहीं आ रहा था। वो मन ही मन बस लकी के यहाँ आ जाने की दुआ कर रही थी। तो तू नहीं बताएगी कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं? हाँ? इतने में गज्जू को उसके ऊपर गुस्सा आया और उसने एक जोरदार थप्पड़ विजया के गाल पर मार दिया। विजया की आंखें झर आई और उसने झरती हुई आंखों से ही पहले गज्जू और फिर बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। लकी भैया मेरे भाई हैं, मैं उन्हें क्यों गायब करवाऊंगी? मैं उन्हें कहीं छुपा कर क्यों रखूंगी? बताइए मुझे। विजया की बात सुनते ही जहां बाकी लोगों के अंदर फिर से गुस्से की एक हिलौर उठी, लेकिन इस बार गज्जू उसकी बात सुनकर शांति से उसके सामने खड़ा हुआ था। विजया ने अभी उसके सामने जो कुछ कहा था, उसके बाद वो बस उसकी आंखों में देख रहा था। जब गांव वालों के मारो मारो के नारे शांत हुए तो गज्जू विजया के थोड़ा और पास आया और बोला, क्या कहा तूने? लकी तेरा भाई है? कैसे? वो मेरे भाई जय के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने ही एक बार भैया की जान बचाई थी। वो और भैया यूनिवर्सिटी में साथ में नौकरी करते थे। थोड़े दिनों के बाद लकी भैया वहां से चले गए थे, लेकिन इन दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी, विजया ने कहा। जैसे ही गज्जू ने ये सब सुना तो उसके सामने सारा मामला पानी की तरह साफ हो गया था। उसे समझ में आ गया था कि विजया सच बोल रही थी। उसे समझ में आ गया था कि लकी इस गांव में किसी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि विजया को ही बचाने के लिए आया था। ऐसे में गज्जू ने ज्यादा देर नहीं की और सीधा अपने गांव वालों के सामने देखते हुए बोला, गांव वालों, हम लोगों को लग रहा था कि इस लड़की ने डॉक्टर साहब के साथ कुछ कर दिया है, जबकि ये लड़की तो कह रही है कि डॉक्टर साहब इसके भाई जैसे हैं। आप लोगों को सच बताऊं तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि ये लड़की सही कहती है। असल में इसकी और डॉक्टर साहब की कोई मिली भगत है जिससे हम लोग अनजान हैं। गज्जू के मुंह से जैसे ही लोगों ने ये सुना तो उनका दिमाग खराब हो गया। उनकी नजर में तो लकी किसी देवता से कम नहीं था, फिर वो विजया के साथ कैसे मिला हुआ हो सकता था? लेकिन गज्जू के पास अब इतना टाइम नहीं था कि वो किसी को कुछ समझा सके, इसलिए उसने कहा, देखिए, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, इसलिए अब इससे पहले कि इसके भाई साहब यानी हमारे डॉक्टर साहब इसे बचाने के लिए यहाँ आए, हमें इसे तुरंत फांसी पर लटका देना चाहिए। मैं आप लोगों से शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि आपके डॉक्टर साहब को कुछ नहीं हुआ है और वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। गज्जू की बात सुनते ही गांव वाले हैरान तो हो गए थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही था या क्या गलत। गज्जू के पास इतना टाइम नहीं था कि वो सही गलत के फेर में फंसे, इसलिए उसने सीधा उस जल्लाद को अपने पास बुलाया जो विजया को फांसी देने वाला था।
और पंडित को इशारा कर दिया कि वो जल्दी जल्दी उसकी फांसी से पहले की रस्मों को पूरा करे। पंडित ने भी जल्दी से सारे मंत्र पढ़ डाले और आखिर में विजया के माथे पर भभूत लगाते हुए कहा, अब ये मुक्त हो जाने के लिए तैयार है, आप लोग इसे फांसी पर चढ़ा सकते हैं। गज्जू ने जैसे ही ये सुना तो उसने जल्लाद को इशारा कर दिया। जल्लाद ने विजया की रस्सी खोली और उसे जबरदस्ती फंदे की तरफ ले जाने लगा। विजया तड़प रही थी, लेकिन उसकी तड़प का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर में जल्लाद ने उसके गले में फांसी का फंदा डाल ही दिया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में विजया को फांसी लग जाएगी या लकी उसे बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिली।